नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे या आप किसी परेशानी से, किसी समस्या से, किसी बीमारी से अगर लड़ रहे हैं तो हमारी हमेशा ये प्रयास रहता है हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलके कि आपकी जो बीमारी को निजात पा सके, आप अपनी परेशानी से दूर हो सके। खैर, ऐसी खबरों में आए हैं कि जो सर्दियां हैं धीरे धीरे पहाड़ों के इलाकों में दस्तक दे चुकी है और मीठी मीठी जो सर्दियाँ हैं वो शहरों की ओर भी बढ़ चुकी है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो समानांतर नहीं है। पहाड़ों की सर्दियां जितनी खूबसूरत होती है, शहरों में उतना ही पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और पॉल्यूशन से जो है तमाम किस्म की बीमारियां जो है हमारे शरीर को पकड़ लेती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो लाइव में। ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार शाम 5 बजे आप सभी के लिए लेके आते हैं ताकि आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी भी सुझाव आप लेना चाहते हैं, आप हमारे डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको ये एक दिशा निर्देश देना चाहता हूं कि जब भी आप अपने प्रश्न को पूछते हैं तो या तो प्रश्न को आप कहीं लिख लें और अगर आपके पीछे टीवी की आवाज़ आती है तो उसे कॉल करते वक्त आवाज़ कम कर दे ताकि आप अपने प्रश्न को हमारे डॉक्टर तक आसानी से पहुंचा सके। तो आइए हम सबके पसंदीदा डॉक्टर एस रंजन का हम सब लोग मिलकर स्वागत करते हैं, जो कि एक एनर्जी मेडिसिन साइंस एक्सपर्ट है और साथ में MBBS भी है। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस जैसे आप हैं। सर, दिवाली कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया। जैसे कि आपका ही एक बहुत अच्छा सर मुझे सुझाव लगा जब हम लाइव शुरू कर रहे थे उससे पहले कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगा है और पॉल्यूशन एक बड़ी दिक्कत भी बन चुकी है जी। कई लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं और उनको भी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, बीमार हो रहा है। तो सर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। हाँ, ये जो हमारी बहुत सारे शहरों की, खासकर दिल्ली की और बड़े शहरों की जो दिक्कत हो रही है ना, ग्रीनरीज कम है जितनी होनी चाहिए। 50% जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है इंटरनेशनल, कहीं भी एरिया है तो वहाँ 50% तो पेड़ होने चाहिए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर जगहों तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम जो है स्टबल बर्निंग, जो फसल है, फसल का जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसको जो जलाते हैं उससे पॉल्यूशन हो जाता है। तो अब यह सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंटल इशू प्रॉब्लम है उनको टैकल करने के लिए तो गवर्नमेंट के लेवल पे ही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि पॉल्यूशन है, क्या करें ना। तो मैं दोस्तों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि वातावरण के पॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा माइंड का पॉल्यूशन। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग है तो उससे आप ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आप जितना वातावरण के पॉल्यूशन के लिए कंसर्न है उतना अपने माइंड के पॉल्यूशन के लिए भी कंसर्न हो, यानी कि ध्यान सीखें, अध्यात्म सीखें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से हम अपने लंग्स को तो मजबूत बना सकते हैं। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 5 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों हाथों में मसाज दिन में 2 बार आप 2-2 मिनट के लिए कीजिए। आपका लंग जब एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आप पॉल्यूशन को थोड़ा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे, आप कम बीमार पड़ेंगे पॉल्यूशन के बावजूद, है ना। साथ ही साथ आप जो भी आप अपने गवर्नमेंट को, अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, MLA को, MP को आगाह करते रहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। हम अपने एंड पे भी एक्यूप्रेशर एनर्जी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सर, लगता है हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम पार्थ हलदर है। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। सर, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे एक्यूट रेटिनल नेक्रोसिस हुआ है। उनके मुताबिक ये बीमारी है जो चिकन पॉक्स के वायरस से होता है जी, और इस वजह से मेरे लेफ्ट आई में विजन ब्लर हो गया है जी। और डॉक्टर ने बोला है कि यहाँ पे आपके 50% विजन आपका चला जा चुका है क्योंकि आपके सेल्स डेड हो गए और एलोपैथिक में इसको रिप्लेस करने का कोई अरेंजमेंट नहीं है जी। तो मुझे उस बारे में कुछ हेल्प चाहिए थी या जानकारी चाहिए थी कि अपने पास कुछ ऑल्टरनेट है क्या जहाँ पे हम इसको उस डेड सेल्स को रिप्लेस कर सके या कुछ थेरेपी से हम उसको नया जनरेट करके कुछ और भेज सके वहाँ पे, ताकि जो ब्लरनेस है या फिर जो डेडनेस आई है वो ठीक हो जाए विजन की। जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी के पास, स्पिरिचुअल मेडिसिन के पास, जिसमें हम प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं,
यह पॉसिबल है कि हम डेड सेल्स को रिप्लेस कर सकें नए सेल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि आपको मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन और फ्लावर मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करना है। दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना चाहिए। आई पिरामिड हमारी वेबसाइट से मंगवाइए और आई पिरामिड पहनकर आप मेडिटेशन में बैठिए। जब कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा हमारे आंखों में आएगी, हमारी नाड़ियों में, हमारे चक्रास में आएगी, तो हीलिंग हो सकती है। तो मेडिटेशन सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा है फ्लावर। विंटर में गेंदा का सीजन होता है, मैरीगोल्ड फ्लावर। गेंदे के फूल के साथ बैठकर आप ध्यान करना है आपको डेली। डेली अगर ना हो सके तो जितना मैक्सिमम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर सकें, 15 मिनट से आधे घंटे के लिए आपको गेंदे के फूल के पास बैठकर, फूलों को तोड़ना नहीं है, वो पौधे में ही फूल हो, आप अपने घर में लगाइए, गमले में जगह है तो, या किसी पार्क में जाइए जहाँ पर फूल है। जिस पार्क में आप जा सकते हैं वहाँ पे माली से लगवाइए और उसके पास बैठकर ध्यान कीजिए। तो गेंदे के फूल में ऐसी ऊर्जा है जो आंखों को स्वस्थ बनाती है। प्राण ऊर्जा के हिसाब से ये है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के व्यू से जब आपके आंखों में, लेफ्ट आंखों में अगर प्रॉब्लम हुई है तो अपने लेफ्ट आंखों का आप उसके चारों तरफ मेडिटेशन के बाद आप अपनी आंखों का मसाज करें। मैं मसाज करने का एक ढंग बता रहा हूँ, मसाज करने के कई ढंग हो सकते हैं। अपनी आंखों के चारों तरफ का मसाज आपको करना है। और अगर आप घर पर होते हैं तो आप अपनी आंखों के चारों ओर एक रेड कलर का एक बॉर्डर बना लें अपने ये लाल रंग के स्केच पेन से, मार्कर से। और एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे पैर में LV2, LV1 और LV2। LV3 ज़्यादा पॉपुलर पॉइंट है, तो LV3, LV2, LV1 ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको लाल रंग लगा के रखना है दिन में 3 घंटे से 6 घंटे तक। आप यहाँ का मसाज भी कर सकते हैं। LV1, LV2, LV3 का चित्र में आपको LV2 और LV3 दिखाया जा रहा है। LV1 जो है यहीं पे अंगूठे के टिप्स पे है, जो पैर का अंगूठा है उसके टिप्स पे LV1 है। तो आप इन तीनों का मसाज करेंगे, उस पर लाल रंग लगाएंगे, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इन सभी का कलेक्टिवली प्रयोग कीजिए और 3 महीने से 6 महीने के बाद हमें फीडबैक दीजिए आपकी आँखों की साइट्स में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। बहुत संभावना है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। सर, हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही अभी अहम विषय बन चुका है। कई लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो तो खुद के फेफड़ों को ख़राब कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुत जिम्मेदारियां हैं, बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो अपने को कैसे एक्टिव रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? यथासंभव हम वैसे इन्वायरमेंट में रहें जो प्योर है, क्लीन है। अगर हम ग्रीन इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, वैसा घर जहाँ आसपास पेड़ हों, तो हम वैसा रहने का अपने रेसिडेंशियल लोकेशन चूज करें। पार्क में हम वॉकिंग करने को जाया करें। अपने घर की छत पे, अपनी बालकनी में हम पौधे लगाएं, खासकर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले जो पौधे होते हैं। एलोवेरा है, बैम्बू पाम है, स्नेक पाम है, बहुत सारे हैं इस इंटरनेट पे, तो सबको जानकारी होती है बहुत लोगों को। तो इन पौधों को हमें लगाना चाहिए, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं ना। बहुत लोग जो है एयर प्यूरीफायर लगाते हैं कमरे में, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम नेचुरल एयर प्यूरीफायर यानी कि नेचुरल प्लांट ऐसे लगाएं जो पॉल्यूशन को कम करें, वो ज़्यादा सस्टेनिंग है, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। साथ ही साथ हमें एडवोकेसी भी करते रहनी चाहिए गवर्नमेंट के सामने कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर उठाए जा सकते हैं, है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो, गवर्नमेंट का विल हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे माँ भी अगर नहीं, बच्चा भी अगर नहीं रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है ना। तो आम आदमी को भी थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए गवर्नमेंट को ना, डिसेंट वे में, है ना, पॉजिटिव वे में, सोशल मीडिया के माध्यम से, या अगर आप पर्सनली टच में हैं MP के, MLA के, और टच में वोट जब हम देते हैं, हम इसलिए तो वोट देते हैं ताकि ऐसे टाइम पर हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और वो फिर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। उन्हें भी पता है, लेकिन कई सारे इशूज़ होते हैं तो फिर एक इशू दब जाता है ना। तो हमें जो हमारे लिए कंसर्न इस मैटर है उसको अगर हम रेज करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाया जा सकता है। अगर ग्रीनरी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे नियम ला दे कि जो भी नए घर बनेंगे 50% घर आपको प्लांट तो लगाने ही है ना, तो अगर दुनिया में ग्रीनरी बढ़ जाए तो पॉल्यूशन बहुत कम होना ही है ना। हम इको फ्रेंडली मेजर्स ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जहाँ तक कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, हम वो यूज करें। अब जैसे कैब जब से यूज करने की बात होती है तो ऊबर है और ब्लू स्मार्ट है।
तो अब मैं ऊबर की जगह ब्लू स्मार्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऑल्दो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो CO2 कम इमिट कर रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, तो ब्लू स्मार्ट इज़ बेटर। तो जो लोग कर सकते हैं, जो लोग इतना सोच सकते हैं और इतना एक्टिव मेजर ले सकते हैं, तो लेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। कलेक्ट छोटे छोटे एफर्ट्स बड़े एफर्ट बन जाते हैं। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम थोड़े जागरूक बने तो। सर आज लाइव करने के लिए मैं एक खासा मैं बोलूँगा पॉडकास्ट भी देख रहा था, एक रिसर्च टाइप में भी पढ़ रहा था कि डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर माना जा रहा है। और मैंने ये भी सुना कि धीरे धीरे आने वाला जैसे हमारी जीवन शैली है, हर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। कई लोग शायद जो लाइव देख रहे होंगे वो ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट बन चुके होंगे। तो सर किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं? नहीं, अभी अभी अरविंद आपने जो बात कही कि हर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, ऐसा नहीं है। जिसके लाइफ में कॉन्शियस लाइफ स्टाइल नहीं आया है, जिसके लाइफ में हमारे माइंड से हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है ये जानकारी नहीं है, वही डायबिटीज़ का मरीज बनेगा। अगर आपने ये 2 किताब अगर पढ़ी हुई है, इसमें जो बताया गया है अपने जीवन में उतारा हुआ है, तो आपको डायबिटीज़ गारंटेड है कि नहीं हो सकता है, गारंटेड। मुझे इसमें जो ज्ञान दिया गया है, जिसमें मैं जगह जगह पे बार बार बोलता भी रहता हूँ, है ना। हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। डायबिटीज़ क्यों कॉमन हो रहा है? क्योंकि हम जो से ज़्यादा सेडेंटरी हो जा रहे हैं, हम जो से ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, हम जीवन की भागदौड़ में जी रहे हैं। पहले ज़माने में इंसान जितना कमाता था खुश रहता था, संतुष्ट रहता था। अब हम दूसरों के देखा देखी ज़्यादा कमाने की कोशिश में रहते हैं। अब अगर हमें ज़्यादा कमाना है तो हमें वैसा मेहनत करना पड़ेगा, वैसा टाइम लगेगा ना। वक्त से पहले तो कोई चीज़ नहीं हो जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा करने के लिए हमारी जो रजोगुण है, भगवत गीता में इसको रजोगुण कहा जाता है। रजोगुण अभी हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में बढ़ गया है, तो उसके कारण से तनाव आता है। अगर हम अपने स्ट्रेस को कम सकें, जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन में बताया जा रहा है, इस लाइफ स्टाइल मेडिसिन पर स्वाध्याय भी हो रहा है बुधवार को PMC हिंदी हेल्थ पर, है ना। कॉन्शियस लाइफ स्टाइल हो तो डायबिटीज आपको नहीं हो सकता, होगा तो ठीक हो जाएगा। तो सर जैसे कि वसीम अकरम जैसे और प्रियंका चोपड़ा के जो हस्बैंड है निक जोनस को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो मैं थोड़ा डिफरेंस जानना चाहता हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, उसके जो मेडिकल डिटेल्स है उससे ज़्यादा मैं जो कॉमन लोगों के लिए जो मैं बात करना चाहूँगा कि टाइप 1 में इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ता है, कि इंसुलिन जनरेट करने वाले जो सेल्स हैं वही डैमेज हो गए हैं, है ना। और जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो टैबलेट लेकर उसको मैनेज किया जा सकता है। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करना और इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, उसमें ये दोनों में 2 बातें हो जाती हैं। तो टाइप 1 जिसमें कि इंसुलिन और इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से ही पहुंचता है ना, तो इसलिए टाइप 1 को ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन ऐसे भी एविडेंसेस हैं, ऐसे कुछ बहुत कम रिसर्च ऐसे हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज भी रिवर्स हुआ है। गौर से बात सुनिएगा, उतनी इस पे ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है, लेकिन ऐसे कुछ इक्का दुक्का केसेस तो हैं जहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। पेशेंट को अब इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ रहा है। और टाइप 1 हो या टाइप 2 है, जब हम लाइफ स्टाइल के माध्यम से, कॉन्शियस लाइफ स्टाइल के माध्यम से जब हम अप्रोच करते हैं, जब हम मेडिटेशन के माध्यम से चक्रा वर्क, एनर्जी वर्क, सबकॉन्शियस माइंड अप्रोच से वर्क करते हैं, तो टाइप 1 के मैनेजमेंट में या टाइप 2 के मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल लेवल पे कोई अंतर नहीं है। दोनों कंडीशन में जो स्पिरिचुअली करना है वो सेम ही है। हाँ, जब मेडिसिन के लिए बात हो जाती है तो टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस होता है। दोनों में ही तनाव बड़ा फैक्टर है, बस टाइप 1 में तनाव इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने आपके भीतर, आपके पैंक्रियाज के सेल्स को डैमेज कर दिया है ना। तो उसको मेडिकल में जेनेटिक्स अभी एक इनिग्मा है, रहस्य है, जिसको पूरी तरह से हम डिकोड अभी नहीं कर पाए हैं। तो जब ऐसी कोई बीमारी मिल जाती है जहाँ पे हमारे पकड़ समाप्त होने लग जाती है, तो बोलते हैं कि ये तो जेनेटिक है। लेकिन जेनेटिक्स जानने वालों को जहाँ भी जीन की बात आती है, जेनेटिक्स की बात आती है, टाइप 1 डायबिटीज में खासकर जहाँ भी जेनेटिक्स की बात हो वहाँ पे इपीजेनेटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इपीजेनेटिक्स भी मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा ही रिसर्च किया गया है। उसके इपीजेनेटिक्स के कंसेप्ट के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। रिवर्स
एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हम रिवर्स कर सकते हैं जेनेटिक डिजीज को, इस पे भी बातें आ चुकी हैं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से पॉपुलर नहीं है ना। एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ें, इंटरनेट के माध्यम से नॉलेज तो सब जगह अवेलेबल है ना। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जिनकी किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, वो एपिजेनेटिक्स पर सबसे ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वही रहा है। वो सेल बायोलॉजिस्ट थे, स्टेम सेल्स पर रिसर्च कर रहे थे, और रिवर्स जो एपिजेनेटिक्स के माध्यम से उन्होंने पाया कि जीन के जो प्रभाव होते हैं, उन प्रभाव को, जीन को नहीं बदलते हुए, जीन को नहीं छेड़ते हुए, जीन के प्रभाव को इन्वायरमेंट बदलकर बदला जा सकता है। हमारा माइंड, हमारी बॉडी जिस इन्वायरमेंट में है, अगर इन्वायरमेंट को चेंज कर ले, हम कैसे प्रकृति के माहौल में रहते हैं, और हमारे सेल के लिए, हमारे जीन्स के लिए, हमारी सोच से बनने वाले प्रोटीन हमारी बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर हम अपने माइंड को चेंज कर लें और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर लें, तो हम अपने जीन के प्रभाव को, जिसको मेडिकली कहा जाता है फिनोटाइप, अब जब मेडिकल टर्म्स यूज करता हूं तो कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन बात है। देखिए, नई चीज़ है तो कठिन है, लेकिन आप एपिजेनेटिक्स वर्ड पकड़ के रखिए, समझ के रखिए, समझते चलिए, तो आप जेनेटिकल चीज़ों को भी, टाइप 1 डायबिटीज को भी ठीक करने की संभावना है। आप बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आप करके देखिए नुकसान करने में नुकसान क्या है। ठीक है सर, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ। जी अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी मम्मी के ना मतलब कंधे में और गर्दन में ना दर्द है अब बहुत ज्यादा, राइट की तरफ, और लेफ्ट कमर के नीचे दर्द है, और वही दर्द लास्ट में भी जाता है नीचे टांग में, बहुत ज्यादा दर्द है मतलब ये। और ध्यान मेरी मम्मी लगा रही है, मतलब 3 महीने से लगा रही है, रोज 1.5 घंटा लगाती है, और 3 महीने हो गए ध्यान लगाते हो, पर 1% भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। और जो आपने पॉइंट बताया था वो पॉइंट भी दबाती है, और उसके बाद लाल रंग लगाना है वो भी लगाती है, वो भी 40 दिन हो गए करते, पर 1% भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। जी, क्या नाम बताया आपका? सर आप साहिल। साहिल जी, आपको पीएसएसएम के डिस्कशन में आपको एक कंसेप्ट मिलेगा, ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ ध्यान करने बैठें। जब ग्रुप मेडिटेशन होता है तो वो इंडिविजुअल मेडिटेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, और 2 और 2 मिलकर 22 होते हैं। तो आप अपने परिवार में ऐसी व्यवस्था बनाएं, रात के समय, सुबह के समय 1 घंटे के लिए साथ में ध्यान में बैठ सकें। आप अपनी मदर के साथ ध्यान करने के लिए बैठिए। जब आप और आपके परिवार वाले सब एक साथ ध्यान करने बैठेंगे तो मदर को ज़्यादा फायदा होगा। अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, अब आप ये मॉडिफाई कीजिए, जो पहले आपको बताया गया है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो करते ही रहना है। सनलाइट में उनको आधे घंटे के लिए बैठकर ध्यान करना है। धूप ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो तो सिर सूर्य की तरफ पीठ करके भी ध्यान में बैठा जा सकता है। तो सनलाइट जो है वो आपको हेल्प करता है। सूर्य की जो प्राण ऊर्जा है वो जॉइंट को मतलब ऐसी प्राण ऊर्जा है सूर्य के में, जिसको यांग बोलते हैं एनर्जी मेडिसिन में, वो बढ़ती है और उससे आपको हेल्प होगा। साथ ही साथ ना मदर को रात में सोने से पहले और दिन में भी कर सकते हैं, पैर के तलवे का मसाज करने बोलिए। खुद से भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, परिवार में कोई भी मेंबर कर सकते हैं। और पैर के तलवे का मसाज करते हुए अंगुलियों का मसाज, हमारी पैर की जो छोटी उंगलियां हैं उसमें यांग मेरिडियन आती है, तो जब उनका उंगलियों का मसाज होगा तो उससे यांग मेरिडियन एक्टिव होगी और पेन दूर होगा। और योगासन में भी पवन मुक्तासन एक होता है, सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म योगासन होते हैं जिसमें उंगलियों का मूवमेंट किया जाता है। तो सूक्ष्म आसन सीखिए किसी अच्छे योगा टीचर से मिलकर, हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। तो सूक्ष्म योगासन करने से, सूक्ष्म योगासन में पवन मुक्तासन करने से उससे भी हेल्प होता है, जॉइंट के पेन में वो काफ़ी फायदा करता है। तो ये 2-3 मॉडिफिकेशन थोड़ी एडिशन करें और जो पहले बताया गया है उसको करते रहें, फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, पंजाब से आपने हमें कॉल किया, हमारे साथ लाइव में जुड़े। सर मेरा भी इसमें मिलता जुलता एक प्रश्न है। मैंने कई बार सुना है लोगों के मुख से कि एक पर्टिकुलर बीमारी को सही करने के लिए शुरुआत में लोग मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे एक पर्सनल प्रश्न है कि क्या किसी बीमारी को सही करने के लिए हमें मेडिटेशन में बैठना है?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन है, और हर एक ओपिनियन जो जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति की चेतना के तल पे, उसकी बुद्धि के तल पे वो परफेक्ट है, ठीक है ना। जो शुद्ध अध्यात्मवादी हैं वो यही कहेंगे कि बीमारी को दूर करने के लिए ध्यान को क्यों करना, बीमारी दूर करने के लिए भाई दवाई खा लो या मिलेट्स खाओ, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, ध्यान तो इनलाइटनमेंट के लिए है ना। तो ये जो शुद्ध अध्यात्मवादी हैं, वेदांतवादी हैं, उन लोगों की सोच है वो अपने हिसाब से ठीक भी है। लेकिन लैटिन भाषा में जो मेडिटेशन वर्ड है वो आया है मेडिटेयर से, और मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों वर्ड का जो ओरिजिन कॉमन है ना। तो हम यह समझ सकते हैं कि जब ओरिजिन कॉमन है तो मेडिसिन और मेडिटेशन मिलते जुलते शब्द हैं। मेडिटेशन को हम एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारा मेडिकल साइंस भी उस दिशा में बढ़ रहा है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन तक तो हम पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्दी हम कॉन्शियस लाइफ स्टाइल मेडिसिन, कॉन्शियस मेडिसिन भी पहुंचेंगे, जहां पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मेडिटेशन और मेडिटेशन के माध्यम से अपने कॉन्शियसनेस को रेज करना यही सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो ध्यान को हम बीमारियों को ठीक करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। सर, जैसे कि आपने कॉन्शियसनेस की बात करी, मेरा ये प्रश्न आपसे है, मैंने कई बार ये ऐसा लोगों से मुख से सुना है, जब ध्यान से चमत्कार जैसी बातें आती हैं तो कोई भी हमारी बीमारी है, हमारे अंदर कोई भी रोग लग जाता है, क्या कोई वो अनटोल्ड इमोशन, क्या कोई दबा हुआ इमोशन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे बहुत सारे रोगों में हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशन एक कारण होते हैं, और ये सारे कंसेप्ट लुई हे ने काफ़ी एक्सप्लोर किए हैं। लुई हे के अलावा और भी किताबें हैं, सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी बाय इन्ना सेगल, जिसमें यह बात बताई गई है, बॉडी कोड डॉक्टर ब्रैडली निल्सन, कि इमोशंस को अगर हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इमोशंस जब हम अध्यात्म में, वेदांत में, थियोसॉफी में हम 7 शरीर के हिसाब से देखें या 33 उपनिषद में पंचकोश के हिसाब से देखें, तो हमारे भौतिक शरीर के बाद, अन्नमय कोश के बाद जो प्राणमय कोश है, एस्ट्रल बॉडी, उसके पार्ट होते हैं। इसलिए मेडिकल जो है अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। हाँ, साइकोलॉजी के अंदर ये कंसेप्ट थोड़े थोड़े से आ गए हैं, और टीसीएम एनर्जी मेडिसिन के अंदर तो ये है अच्छे से। इमोशंस और हमारी बीमारियां कनेक्टेड हैं। इमोशंस जब उठते हैं, ओवरवेलमिंग होते हैं, तो उनको एक्सप्रेस करना ही चाहिए ना। हमारा समाज जो है ठीक से हंसने नहीं देता, ठीक से रोने नहीं देता। हमारे समाज की अभी ये दिक्कत है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति रो रहा हो, हम उसे तुरंत चुप कराते हैं बिना समझे कि वो रो क्यों रहा है। बिना बीमारी का, बिना समस्या का समाधान किए हम उसको बस चुप कराने का प्रयास करते हैं, जो कि हेल्दी नहीं है। कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट देते हैं कि बच्चा चुप हो जाए, किस कारण से रो रहा है वो पता करने की बजाय बस चुप कराने पर फोकस करते हैं। ये हमारे समाज की बीमारी है वास्तव में। और जब हम इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करते हैं, वो दब जाते हैं, तो वो बीमारी बनती है, वो गांठें बनती हैं, वो कैंसर बनता है। इमोशन को समझकर हम अपनी सभी बीमारियों को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैम, आप कहाँ से बात कर रही हैं, किस शहर से हैं? मैं बिहार गया से बात कर रही हूँ, मेरा नाम आभा कुमारी है। जी मैम, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरे साथ एलर्जी का प्रॉब्लम है। जी, मैं बिहार से बोल रही हूँ। ठीक है आभा जी, बिहार से बोल रही हूँ, आभा कुमारी हमारा नाम है। ठीक है आभा जी। एलर्जी की समस्या जो है वो मेरे साथ एलर्जी का प्रॉब्लम है, गले में खराश आ जाता है, स्टमक भी प्रॉब्लम है, गैस ज्यादा बनता है, एंड एक और मेन प्रॉब्लम जो हमारे साथ है वो फैलोपियन ट्यूब का है। क्या प्रॉब्लम है फैलोपियन ट्यूब का? फैलोपियन ट्यूब क्लोज है। कितनी उम्र है आपकी? मैम, आपकी एज कितनी है? जी, हमारी एज 30 है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपने फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या बताई है वो सबसे गंभीर समस्या तो वो है। एलर्जी उतनी बड़ी समस्या नहीं है, वैसे हर एक समस्या का हमें समाधान करना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग में आपको ज़्यादा गाइडेंस देता हूँ। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिसको चक्रास भी कहते हैं। इस ऊर्जा केंद्र में जो नीचे से दूसरा चक्र है जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र के ब्लॉकेज की वजह से फैलोपियन ट्यूब की दिक्कत और दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की दिक्कत होती है। तो आपको दिन में रोज 2 बार ध्यान में बैठना है। अपने घर में पिरामिड लगवाइए, पिरामिड के नीचे ध्यान कीजिए,
ध्यान करते हुए आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि मेरा स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिव हो, मेरा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो। स्वाधिष्ठान चक्र जब आपका अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो फैलोपियन ट्यूब भी ठीक हो सकता है। मेडिकल में ब्लॉकेज को रिवर्स करने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन अध्यात्म में हर चीज़ का समाधान है, संभावना है। अगर आप ठीक से ध्यान करने में सफल हुए तो आप ठीक हो सकते हैं। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्शन बनाइए, ऐसे लोग ढूंढिए जो ध्यानी है, स्पिरिचुअल है, उनके साथ मिलजुल कर ध्यान कीजिए। हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार आप फिजिकल ग्रुप मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ताकि आपका ध्यान जो है मजबूत बने, शक्तिशाली बने। पिरामिड ध्यान और ग्रुप मेडिटेशन। और आपको यू कैन हील योर लाइफ किताब जो है ये पूरी अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर। इस किताब को मंगा लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। इस पुस्तक पर यू कैन हील योर लाइफ पर पीएमसी हिंदी में मैंने 15 वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिए। कॉपी पेन लेके जो आपको अच्छी बात लगती है उसको लिखिए, ताकि आप उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार सकें। यू कैन हील योर लाइफ में खुद से प्यार करना सिखाया जाता है। आप खुद से प्यार करते हैं तभी आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। खुद से प्यार करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। आईने के सामने मैं खुद से प्यार करती हूँ ऐसा बोलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पे जो 15 वीडियो बने हैं उसको देखेंगे और ये किताब पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। खुद से प्यार करना की बढ़ाइए और अपने आप पिरामिड के नीचे ध्यान कीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। हमारे पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दोनों पैरों में मसाज करना है 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 3 बार। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है। दोनों पैर में इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। इस पॉइंट पे आप कभी कभी हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर SP6 को दबाते हुए आपको दर्द जरूर मिलेगा। दर्द मिलता है तो जिस जगह पे दर्द मिलता है उस जगह पे सबसे ज़्यादा आपको दबाव देना है। दिन में 3 बार आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है SP6 वाला। साथ ही साथ आपको अपने हाथ में, दाहिने हाथ में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। कलाई से थोड़ा सा नीचे, हड्डी से थोड़ा सा नीचे होता है LU7। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो खींच के रख लीजिए, अपने हाथ में पालपेट करें। बहुत संभावना है कि यहाँ पे आपको हल्का सा दर्द मिलेगा। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार दबाएं। ध्यान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान करने के साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है और यू कैन हील योर लाइफ किताब पढ़ के खुद से प्यार करना सीखना है। जब यह सब आप करेंगे तो आपकी हर एक बीमारी जो है वो ठीक होगी, आप ठीक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और फ्रेम करके पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। चलिए कॉल पे कर लेते हैं सर फिर बात। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं महेंद्र गुड़गांव से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी स्वागत है सर, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरी आंखों के है ना मोतियाबिंद हो गया था। पहले आके मेरे मायोपिया था, मेरे को 18 नंबर चश्मा लगा हुआ था। फिर उसके बाद मेरे को अपना मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कराया। अब ग्लूकोमा की शिकायत बता रहे हैं डॉक्टर लोग और 3 मेडिसिन में डलवा रहे हैं। मेरे को आंखों में दिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, नजर कमजोर होती जा रही है। आपको 3 चीज़ें करनी है अपनी आंखों को ठीक करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है आंखों को ठीक करने के लिए सन गेजिंग, सूर्य त्राटक। प्रातः काल में सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर का सूरज आपको देखना है और पलक कम से कम झपकानी है। पलक झपक जाए कोई बात नहीं, कम से कम झपकानी है। जितने देर सूरज को देखें, सूरज को और सूरज से थोड़ा सा ऊपर देखना है। जितनी देर सूरज को देखें उतनी ही देर आपको आंखें बंद करके वहीं पे कहीं पे शांत बैठना है, ध्यान करना है थोड़ी देर। जितनी देर देखे हैं आंखों, कम से कम उतनी देर तो जरूर। और कभी कभी आपको थोड़ा नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे चलना है। मिट्टी पे भी चलेंगे तो इससे इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करने से जो आप सन गेजिंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर रहेगा। सन गेजिंग सबसे पहला आपके लिए जरूरी है। दूसरा है आई पिरामिड का प्रयोग करना।
पिरामिड ऊर्जा को बढ़ाता है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आप फिर से देखिएगा। स्पिरिचुअल रियलिटी PMC हिंदी आप यूट्यूब पे टाइप करें, वीडियो आ जाएगा, 1 घंटे का वीडियो है। उसमें बताया गया है कि पिरामिड के अंदर हमारे भीतर ऊर्जा का संचार बढ़ता है। तो अगर आप आई पिरामिड पहनकर ध्यान में बैठेंगे तो आपकी आंखों में अधिक ऊर्जा जाएगी। तो आई पिरामिड का प्रयोग करना सीखिए ध्यान के समय और सोते समय। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए लगाना है। आधे घंटे से ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं तो आप उतार सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, आपको अपने भोजन में बदलाव लाना है। 1 साल के लिए आपको गेहूं और चावल कम करना है, बंद करना है और 5 मिलेट्स लेना है। 5 मिलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है इनके नाम, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल। अमेजन पे ये 5 के कॉम्बो पैक ही आते हैं। 5 मिलेट्स टाइप करेंगे आ जाता है। यूट्यूब पे इसकी रेसिपी सीख सकते हैं। रोटी, चावल, खिचड़ी, डोसा सब कुछ इससे बनता है। बस आपको वो रेसिपी सीखनी है परिवार में जो भोजन बनाते हैं। और मिलेट्स का सबसे बेस्ट आइटम होता है अमली, जो मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट करके बनता है। तो अमली लेना है आपको। और 1 साल के लिए थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करें। गेहूं चावल अगर आप पूरी तरह से बंद कर दें तो बेस्ट है, नहीं तो धीरे धीरे कम करते जाएं कि हाँ मुझे 1 हफ्ते में, 1 महीने में बंद करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, तब से जब डॉक्टर सर लगातार पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार आई पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सवाल ये आता है कि हम ये सारे पिरामिड्स, आई पिरामिड, नी पिरामिड, ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कहाँ से बाई कर सकते हैं। ये जितने भी पिरामिड्स की बात है हमारी आंखों को हील करने के लिए, हमारे नी को हील करने के लिए, तो PMC हिंदी की एक वेबसाइट है urjafy.com, जहाँ से आप ये तमाम किस्म के पिरामिड अपने घर मंगा सकते हैं, अपने ध्यान को और गहरा कर सकते हैं, अपने जितने भी बॉडी के ब्लॉकेजेस हैं उनको ओपन कर सकते हैं। ये पिरामिड जो है कितने के हैं, किस तरह से मिलते हैं, कैसे उनका यूसेज होता है, वो सब आपको urjafy.com पर अवेलेबल है। तो आप उस वेबसाइट पर जाइए और साथ ही वहाँ से जो है उन पिरामिड्स को बाय कीजिए। तो सर अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहता था कि मैं प्रश्न फ्रेम करना चाहता हूँ कि इतिहास दोहराता है। पहले हमारे संत महात्मा मंक लोग, गुरुजन हुआ करते थे और काफ़ी शिक्षा दीक्षा की बातें, योग निंद्रा की बात होते थे। धीरे धीरे मोबाइल आया, सोसाइटी चेंज हुई, जनरेशन चेंज हुई, अब वो उन जैसे लोगों की कमियां हो चुकी है। लेकिन अब जैसे कि ये सर जनरेशन चेंज हो रही है, योग निंद्रा की बात दोबारा से होने लग गई है, मेडिटेशन की बात दोबारा होने लग गई है। तो सर योग निंद्रा के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। योग निंद्रा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में उससे बहुत बेनिफिट्स पाए हैं। कॉलेज के दिनों में, MBBS के दिनों में योग निद्रा मैं रेगुलर करता था और मुझे कभी भी MBBS के समय पढ़ाई का टेंशन नहीं हुआ, चाहे कोई एग्ज़ाम आया या कुछ भी हो। तो योग निद्रा से बहुत फ़ायदा होता है। योग निद्रा पे बहुत रिसर्च हो रहे हैं। हार्वर्ड में, अमेरिका में बाहर तो हुआ ही है, इंडिया में भी अब हो रहा है। पिछले महीने ही IIT और एम्स दिल्ली का कोलैबोरेटिव रिसर्च था महाजन लैब्स के साथ, और वो रिसर्च हुआ कि योग निद्रा से ब्रेन में क्या चेंजेज होते हैं, पॉजिटिव चेंजेज होते हैं। योग निद्रा में हम अपने बॉडी के हर एक मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जो भी हम तनाव लेते हैं ना, वो तनाव हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, बॉडी के मसल्स में और जॉइंट्स में जमा हो जाता है। जो भी हमारी बॉडी के पेन हैं उनका एक बड़ा कारण है तनाव। वो तनाव माइंड से बॉडी में चला गया है। योग निद्रा के प्रैक्टिकल अभ्यास में बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने का प्रोसीजर होता है। तो जब आप उसको रिलैक्स करते हैं तो तनाव जो है वो रिलीज होता है। जैसे आप रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो कचरा आप घर से बाहर ले जाते हैं। तो योग निद्रा करने से जो तनाव जमा हो गया है आपकी बॉडी के मसल्स में, बॉडी पार्ट्स में, वो रिलीज होता है। तो योग निद्रा झाड़ू लगाने जैसा है, सफाई करने जैसा है। तो योग निद्रा करेंगे तो तनाव आपको बीमार नहीं करेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आज की लाइफ में तो टेंशन बहुत बढ़ गया है। टेंशन तभी आपको बीमार कर सकता है जब आपकी लाइफ में योग निद्रा और मेडिटेशन नहीं है। योग निद्रा और मेडिटेशन मिलता जुलता अभ्यास है, मेडिटेशन जैसा ही है योग निद्रा, बस योग निद्रा में लेट कर करते हैं। बैठकर भी किया जा सकता है, जब आप अच्छे अभ्यासी बन जाए तो बिगनर्स को लेट के करना चाहिए। और मेडिटेशन तो हमेशा बैठकर ही किया जाता है। जब तक कोई बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, कोई ICU में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, तो लेट के बैठ नहीं सकता, तो अलग बात है, नहीं तो मेडिटेशन बैठकर ही होता है।
योग निद्रा लेट कर होता है और मेडिटेशन बैठ कर होता है। ये एक अंतर है, और भी कुछ प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन काफ़ी दोनों में समानताएं हैं। योग निद्रा और मेडिटेशन का अभ्यास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, दवाइयों से बचे रहेंगे, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर हम समझ सकें तो। जी सर, थैंक यू सो मच इस सवाल का जवाब देने के लिए। सर, हम पॉल्यूशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। तो आपके हिसाब से क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे हमारे दिनचर्या को, जीवनचर्या को सुधारने के लिए? बहुत बढ़िया। हमें अपने लाइफ स्टाइल को कॉन्शियस लाइफ स्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल बनाने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में हर एक जगह पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को फोकस रखते हुए अपने लाइफ स्टाइल और अपना रूटीन बनाएं। तो जनरली जब हम बोलते हैं हमारा डेली रूटीन क्या है, हम सुबह से बात शुरू करते हैं, लेकिन सुबह के लिए अच्छी रात चाहिए। अगर आपकी नींद गहरी है तभी आपकी सुबह अच्छी हो सकती है। तो रूटीन जो बनाना चाहिए, लाइफ स्टाइल की बात होनी चाहिए, वो रात सोनी चाहिए। आपको रात में जल्दी सोना चाहिए, और सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन हम 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन हम 12 बजे सो रहे हैं। आप सोने का आपका जो टाइम है, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो आप उसको ऊपर नीचे ना किया करें, क्योंकि बॉडी का क्लॉक भीतर सेट हो जाता है ना। फिर क्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी के भीतर सभी हार्मोन और केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होते हैं। तो रात में सोने का टाइम एक फिक्स टाइम रखिए, सही समय पर ध्यान करते हुए आप सोया करें। 15 मिनट का ध्यान भी अगर आपने कर लिया और फिर आप नींद में जाएंगे ना, आपकी नींद गहरी होगी। जो भी लोग बोलते हैं ना मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद की समस्या है, अगर वो मेडिटेशन करना सीख लें सोने से पहले तो उनकी नींद गहरी हो जाएगी, है ना। रात में सोने से पहले ध्यान में बैठना 15 मिनट कम से कम, और सुबह में भी, सुबह जगने के 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप मेडिटेशन अपना कर लीजिए। अगर सुबह का पहला घंटे में अगर मेडिटेशन हो जाता है ना, तो आपकी पूरा दिन जो है वो बहुत पीसफुल बीतेगा, बहुत कॉन्शियस बीतेगा। मेडिटेशन में हमारे भीतर इंट्यूशन भी आता है, हमारी बुद्धि में इंट्यूशन आते हैं। इंट्यूशन क्या है? कोई भी काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन सा काम नहीं करना है, यह सब आपको इंट्यूशन से समझ में आता है। आपके डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। तो अगर सुबह में अगर आपने ध्यान कर लिया तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे। तो सोने से पहले और सोने के बाद ध्यान होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। नींद और ध्यान के बाद फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है लाइफ स्टाइल में, हमारी रूटीन में, वो है एक्टिविटी, मूवमेंट, कि हमें एक्टिव होना चाहिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा बैठे ना रहें, ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरी का, कंफर्ट का यूज ना करें कि जहाँ जाना है हमेशा गाड़ी से ही जाना है, हमेशा लिफ्ट से ही जाना है। कभी कभी आप सीढ़ियों से भी जाया करें। सीढ़ियों से जाना है तो ओहो सीढ़ियों से चलना पड़ेगा, आप अपने भीतर ये एटीट्यूड ना रखें, बल्कि ये सोचिए कि इससे आपके पैर मूव कर रहे हैं। अगर आप पैरों को नहीं चलाएंगे तो पैरों में जाम लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो एक्टिव रहना चाहिए। लाइफ स्टाइल मेडिसिन का रिकमेंडेशन तो यह है कि 10,000 स्टेप्स आपको हर दिन चलने चाहिए। वो तब होता है जब आप 40 मिनट चलते हैं, तब वो 10,000 स्टेप्स बनते हैं। तो 40 मिनट्स तो दुनिया के ज़्यादातर लोग नहीं चलते हैं, है ना। तो आपको एक्टिवली चलना है। जहाँ भी चलने की बात आए हमेशा तैयार रहें। 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे जाना हो, हमेशा लिफ्ट की मत ढूंढें। हाँ ठीक है, आपको कभी कभी आप लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही आप कंफर्टेबल रहना चाहिए, है ना। डायनेमिक रहें, एक्टिव रहें। वॉकिंग के लिए जाया करें। ध्यान सब के लिए समय देना है, ध्यान के लिए समय आप दे रहे हैं, उसके बाद और समय आप दे सकते हैं तो वॉकिंग के लिए थोड़ा जाया करें कभी कभी। खासकर हरियाली, पेड़ पौधों के बीच में, जो पेड़ पौधों की जो प्राण ऊर्जा है उससे हमें काफ़ी हीलिंग होती है ना। लाइफ स्टाइल मेडिसिन की रिसर्च में भी यह बात कंसेप्ट आ रहा है, फॉरेस्ट बेदिंग। फॉरेस्ट के पास, घने पेड़ों के पास अगर हम जाते हैं तो यह हमें फ्री रेडिकल्स से फ्री करता है। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं जो एजिंग करता है, वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, प्राण ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर रख पाते हैं। इसके बाद फिर हो जाता है भोजन। हमारा भोजन जो है वो भूख के अनुसार होना चाहिए। घड़ी देखकर आप कम खाया करें, भूख के अनुसार ज़्यादा खाया करें, है ना। शाकाहारी भोजन हो, सात्विक भोजन हो, ध्यानियों के हाथ का अगर बना भोजन हो तो वो बेस्ट है। तो अगर आपके परिवार में सब लोग ध्यान करने लग जाए तो वो घर का भोजन हम लें, सात्विक होगा, बुद्धा फूड हो जाएगा वो, है ना। बुद्धा फूड पे भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको PMC हिंदी में मिलेंगी।
तो कॉन्शियसली अपने भोजन को करें, सिर्फ घड़ी देखकर मत खाया करें, भोजन को चबा चबा के खाया करें। भोजन के समय आप स्क्रीन का प्रयोग कृपया ना करें। जितना आप अटेंटिव होकर भोजन करेंगे उतना ज़्यादा चबाएंगे, जितना चबाएंगे उतना ज़्यादा सलाइवा निकलेगा, जितना ज़्यादा सलाइवा निकलेगा उतना इजीली डाइजेशन हो पाएगा। फिर भोजन जो है, भोजन के बाद अगर वज्रासन आप बैठ सकते हैं, वज्रासन जिसमें नमाज पढ़ा जाता है वो योगासन के अंदर वज्रासन के रूप में जाना जाता है। तो भोजन के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठा करें। या रात के भोजन के बाद आप थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, वह भी फायदेमंद होता है। तो भोजन, हमारा नींद, हमारा ध्यान, हमारी एक्टिविटी और हमारा भोजन, इन सभी को अगर हम ध्यान रखते हुए कॉन्शियस लाइफ स्टाइल को जिएंगे तो हम बहुत ईजिली अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सर, आपने कॉन्शियस लाइफस्टाइल की बात करी और तमाम कुछ चीज़ें बताई, तो मैं कुछ टर्मोलॉजीज पिक करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने स्लीप के बारे में बोला। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जब बिस्तर पे लेट भी जाते हैं तो फ़ोन को देखते देखते, ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर बीमार आप नहीं होना चाहते हैं तो बिस्तर पर फ़ोन ना ले जाएं। हॉल में मोबाइल को चलाइए। बेडरूम में जहाँ पे आप सोते हैं उस कमरे में मोबाइल ले ही मत जाइए, कम से कम ले जाएं। अगर आप हॉल में ही यूज करेंगे मोबाइल को तो आपका सही रहेगा। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम, आप कहाँ से बात कर रही हैं, किस शहर से हैं? मैं गीता हरियाणा से बोल रही हूँ। जी मैम, अपना प्रश्न पूछिए। सर मैंने 2 महीना पहले सर से पूछा था कि मुझे पीरियड्स की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो सर ने बोला था कि आपका स्वादिष्टांग चक्कर वो है। तो मैंने जल में बैठ के मतलब मेडिटेशन करी लिली फ्लावर के साथ, तो वो तो मेरा ठीक हो गया। लेकिन अब दोबारा पीरियड्स की प्रॉब्लम मतलब ना हो, मतलब टाइम पे आ जाए, उसके लिए क्या करूँ? और मैम सर मेरा वेट थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, वो पीरियड्स नहीं हुई उसकी वजह से हो रहा है। तो सर उसके लिए क्या करूँ? और एक वो पूछना था क्वेश्चन, जैसे ठंड हो गया तो नंगे पैर घास पे चलना मुश्किल हो जाएगा, तो शूज में चल सकते हैं, वो पूछना चाह रही थी। नहीं, देखिए, नंगे पैर विंटर में मुश्किल हो जाता है, असंभव तो नहीं है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं कर चलना है, 5 मिनट भी अगर आप ठीक से चलेंगे तो वो पर्याप्त है, चलेगा। सूरज में चलेंगे तो वो ग्राउंडिंग तो होगी नहीं। हमें पृथ्वी की ऊर्जा से, प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ना है, तो आपको नंगे पैर चलना ही है 5 मिनट। और रोज नहीं भी करेंगे चलेगा, हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए ना। तो ये महत्वपूर्ण है। और अगर पैर से अगर आप नंगे नहीं कर सकते हैं तो आप पेड़ों को हग करें। कोई पेड़ हो तो उस पेड़ को 5 मिनट के लिए आप हग करें, उससे भी ग्राउंडिंग हो जाती है। तो जो आपने पहले किया है जिससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करना है। लिली फ्लावर के साथ लिली फ्लावर लगा के रखिए, ढेर सारे लिली फ्लावर लगाइए। जितना लगा चुके हैं उतना और लगाइए ना। जितना ज़्यादा फ्लावर होंगे, पौधे होंगे, उतना ज़्यादा फूल आएगा। और साथ में आप यू कैन हील योर लाइफ किताब पढ़िए। पीरियड की समस्याओं के लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए अगर वो खुद से प्यार करती हैं तो ही उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहता है। तो यू कैन हील योर लाइफ किताब मंगाइए, अमेजन पे उपलब्ध है, इसको पढ़िए। इस पे जो 15 वीडियो मैंने बना रखे हैं उसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, उसके नोट्स बनाइए, ताकि आप उसमें देखेंगे मुझे प्रैक्टिकली करना क्या है। तो यू कैन हील योर लाइफ में जो सेल्फ लव करने के जो एक्सरसाइज बताए गए हैं, आईने के सामने मिरर एक्सरसाइज इसमें आता है ना। अफर्मेशंस को लिखना होता है, और अफर्मेशंस को क्रिएटिव वे में मैं बैलून थेरेपी के रूप में ही बताता हूँ कि आप अपने पसंद के बैलून अपने कमरे में लगाएं, है ना। और उस बैलून के ऊपर जो अफर्मेशन सबसे ज़्यादा आपको प्यारा है उसका इनिशियल, या तो पूरा अफर्मेशन लिख लें या इनिशियल लिख लें या सिंगल वर्ड लिख लें। जैसे अगर आपको लगता है कि सेल्फ लव तो SL सेल्फ लव लिख सकते हैं, या स्माइल तो स्माइल बना सकते हैं, लव हार्ट बना सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे ये अफर्मेशंस करने हैं, मुझे खुद से प्यार करना है। तो बैलून थेरेपी, मिरर थेरेपी और लिखना, बाएं हाथ से लिखना। जब अफर्मेशन को लिखते हैं हम दोनों हाथ से लिखें, 5 लाइन दाहिने हाथ से लिखें, 5 हाथ बाएं लाइन से लिखें ना। 1 पेज अफर्मेशंस का लिखिए। तो आप जब खुद से प्यार करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, और सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो आपकी पीरियड्स की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हुई। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए, किस शहर से हैं आप? जी मेरा नाम सुनीता है, मैं गया से बोल रही हूँ। और डॉक्टर साहब को
बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोगों को मतलब मदद कर रहे हैं फ्री में, इसके लिए कोटि धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन मेरे बच्चे को लेकर है। ऐसे तो मैं ध्यान ही हूँ, 2-2.5 साल से मैं कर रही हूँ। मेरे सारे फिजिकल मेंटल जो भी है हेल्थ से प्रॉब्लम सब ठीक है। अभी तक 2-2.5 साल में हमको मतलब सर्दी जुकाम बुखार भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन वही बच्चे लोग तो बोलते हैं तो कोई करता ही नहीं है। तो सर मेरा बच्चा है 19-20 साल का, तो उसे बाल बहुत झड़ रहा है और मुझे लगता है कि जब भी वो मीठा खाता है, दूध का चीज खाता है, तो उसके पैर में पापड़ी जैसा जम जाता है और उसका बाल बहुत कम हो गया है। सर उसके लिए कुछ प्राकृतिक इलाज बताएं। बहुत बढ़िया सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर अप्रिशिएट किया कि 2-2.5 साल से आप ध्यान कर रहे हैं और आप बहुत फायदे पा रहे हैं। हमें पत्री जी का सपना है दुनिया में हर एक पर्सन ध्यानी बने, ध्यान जगत हो, तो इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं और आप जैसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सब लोग फ़ायदे उठाने चाहिए। अब यहाँ पर जो आपने अपने बेटे के लिए बात कही है कि वो बातें थोड़ा कम मानता है, कम सुनता है, बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर आप 2-3 मेथड में बात करूँगा जो मैंने अपने परिवर्तन के किसी वीडियो में बोला हुआ भी है। PMC हिंदी पर ही मेरा एक हेल्थ परिवर्तन सीरीज आ रहा है, परिवर्तन 8S8, उसको देखा करें। उसमें किसी में मैंने बात करी है कि प्रेयर की मेथड की, कि आप प्रार्थना के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को ध्यान में ला सकते हैं। सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है, पहली सांस के साथ, ध्यान रखिएगा, पहली सांस के साथ अगर आप प्रेयर कर पाएंगे तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। आप यह प्रार्थना करें कि मेरे परिवार में सभी लोग ध्यान करें, मेरे परिवार में सभी लोग शांत बने, मेरे परिवार में सभी लोग ध्यान को समझें, है ना। अपने बेटे को लेकर भी करें, बेटे का जो भी नाम है जो उसको याद करके वो ध्यान करे। अगर आप 1 महीने लगातार प्रार्थना करेंगे ना, आप पाएंगे कि वो बिना आपके बोले भी, कि आप 1 महीने प्रेयर कीजिए और उसको वर्बली फिजिकली मत बोलिए कि हाँ ध्यान करो, आपके बिना बोले भी वो ध्यान करने लग जाएगा। प्रेयर में इतनी ताकत होती है। लेकिन वही है कि प्रेयर को हम ठीक से करना चाहिए, प्रेयर करने को ठीक की कला आनी चाहिए, जो कि मैंने अपने परिवर्तन की वीडियो में बोला हुआ है। 2 वीडियो है प्रेयर के ऊपर। प्रेयर करने के अलावा एक दूसरा बहुत पावरफुल मेथड है हार्ट कोहेरेंस। इसकी भी बात मैंने परिवर्तन सीरीज में करी है। इसमें हार्ट कोहेरेंस में ध्यान के अंत में 5 मिनट के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा से, हार्ट से अपने बेटे के हार्ट में डिवाइन वाइब्रेशन, डिवाइन लव वाइब्रेशन भेजना है कि वो शांत हो, वो आनंदित हो, वो खुश हो, वो ध्यानी हो। यह भावना रखते हुए आप प्रेम भेजेंगे तो इससे वो ध्यान में आ जाएगा, है ना। तो ध्यानी बनाइए, ध्यान अगर करने लग जाएगा, खुश रहेगा, है ना। खुशी, ध्यान वाली खुशी, है ना। ऐसे लाइफ में तो बच्चे खुशी रहते हैं, ध्यान वाली खुशी होगी तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आपने जो बालों की बात, हेयर्स की बात करी है, इसके लिए मैं स्पेसिफिक बता दूं, आपने शायद सुना भी होगा, अपने हेयर्स को हम दोनों हाथों के नाखून को ऐसे रब करें। दिन में 3 बार 3-3 मिनट के लिए ऐसे रब करना है। आप भी अपना भी कीजिए। देखिए क्या होता है ना, छोटे बच्चे या बहुत लोग हमको देख कर सीखते हैं, तो जब भी वो सामने हो आप अपना ऐसे किया करें। ऐसे 2-4 दिन करते रहिए, फिर उसको एक दिन बोलिए बेटा तुम भी ऐसा करो, तुम्हारे बाल अच्छे रहेंगे, है ना। तुम ज़्यादा अच्छे स्मार्ट दिखोगे ना। खूबसूरत सभी लोग दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो उस बात को लेकर शायद वो करेगा वो। और इस पॉइंट को रब करने के अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट है UB57। UB57 हमारे पैर में काफ मसल्स के पीछे है। UB57 आप पैर के तलवे, पैर के जो हमारी पिंडलियां बोलते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें समझना है जो काफ मसल्स हैं, पिंडलियों के जो मसल्स में जो सेंटर है, उस जगह के पॉइंट का जो है वो UB57 है। दोनों पैरों में इसका मसाज करना है। दिन में 2 बार 2-2 मिनट के लिए इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे तो इससे बालों में बहुत लाभ मिलता है। ये बहुत आजमाया हुआ पॉइंट है, बहुत लोगों को फ़ायदा इससे लिया हुआ है। तो ये 2 चीज़ कीजिए और ध्यान में लाइए। जब सब कुछ करेंगे तो बेटा भी आपकी तरह ध्यान ही बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो आपने PMC हिंदी के इस प्रयास को, डॉक्टर सर के प्रयास को सहारा प्रेस किया। आशा करता हूँ कि अपने प्रश्न का उत्तर आपने पाया होगा। सर इसी से ऐड में मैं भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेदपन होना या फिर पपड़ियाँ जमना, ये बहुत आम चीज़ हो चुकी है, तो और क्या क्या कर सकते हैं हम? हाँ,
तो हमने एक तो हमें मेडिटेशन रेगुलर रखना है। हाँ। नींद का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब हो तो नींद से जब टेंशन आएगा ना, एनर्जी मेडिसिन में TCM में इसको बोलते हैं कि हीट, अगर हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी तो हीट जब बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा हमारे सिर को प्रभावित करती है। तो अगर हीट बढ़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो बाल खराब होंगे। तो हमारे हेड में हीट नहीं आना चाहिए। और पुरानी परंपरा में कहा भी जाता था कि हमेशा हमारा सिर ठंडा होना चाहिए और पैर के तलवे गर्म होने चाहिए। तो हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी सर, नमस्कार। हेलो, लगता है सर कुछ नेटवर्क इशू आ चुका है। तो सर हाँ, आप बालों के झड़ने पर बात कर रहे थे हम। तो हमें अपनी नींद को अच्छा रखना है, हमें ध्यान को अपनाना है। नींद और ध्यान यह का दोनों उद्देश्य यहाँ पे तनाव को कम करना है, तनाव को ख़त्म करना है। नींद हमारी अच्छी है, ध्यान गहरा है, फिर हमें समझना है कि हमारे जो हेयर्स हैं, बाल, आयुर्वेद में उसको कहा जाता है अस्थि मल। अस्थि यानी कि बोन, बोन का ये मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट। तो हमारे बोन्स अगर स्वस्थ रहें तो बाल स्वस्थ रहेंगे। और हमारे बोन जो है वो हमारी किडनी से, स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। तो हमें अपनी किडनी को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। किडनी डिटॉक्स का मेथड होता है ना, आप YouTube पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा किडनी डिटॉक्स। भुट्टे के बाल को बॉईल करके उसका पानी पीते हैं, मतलब काफ़ी डिटेल कई सारी बातें हैं। किडनी डिटॉक्स हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के भी, अलग अलग ऑर्गन को डिटॉक्स करने का भी प्रोसीजर होता है। लीवर डिटॉक्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, किडनी डिटॉक्स भी है। किडनी डिटॉक्स करेंगे उससे फ़ायदेमंद होगा। किडनी, आयुर्वेद में कंसेप्ट आता है कि कोई भी हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है उसके शेप का, अगर कोई खाने की चीज़ है जैसे राजमा को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी बीन, वो किडनी के शेप का है, किडनी बीन नाम है उसका, है ना। तो किडनी बीन अगर हम, राजमा अगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अगर हम लेते हैं तो वो हमारी किडनी के लिए अच्छा है। दिल्ली में, पंजाब में तो राजमा बहुत कॉमन है, लोग लेते ही है, लेकिन बाकी लोगों को भी राजमा लेना चाहिए। राजमा हमारी किडनी के लिए अच्छा होता है। और स्वादिष्ठान चक्र, हमारे 7 चक्रास है ना। 7 चक्रा के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। 7 चक्रा से, सभी चक्रा से जुड़े हुए फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्रा जो हमारे नाभि से 2 अंगुल 3 अंगुल नीचे होता है, स्वादिष्ठान चक्रा के लिए लिली फ्लावर होता है। तो अगर लिली फ्लावर हम घर में लगा लें, उसके पास बैठें, उसके पास बैठकर ध्यान करें, तो धीरे धीरे 40 दिन में ना, अध्यात्म में 40 कंसेप्ट है, जैसे हनुमान चालीसा है वैसे ध्यान चालीसा है। 40 दिन अगर आप लिली के फूल के साथ ध्यान करेंगे, लिली फूल अगर नहीं मिले तो लास्ट ऑप्शन है कि हम वहाँ पे विजुलाइज करें, अपने स्वादिष्ठान चक्र पे लिली का फूल विजुलाइज करें। लेकिन फिजिकल फ्लावर ज़्यादा पावरफुल है, तो लिली के फूल के साथ ध्यान करेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र हमारा मजबूत होगा। इसके साथ साथ हम म्यूजिक थेरेपी, राग थेरेपी अपना सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में राग यमन के साथ ध्यान करने से हमारा स्वादिष्ठान चक्र, हमारी किडनी, हमारे बाल मजबूत होते हैं। तो राग यमन के साथ ध्यान कीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने हेयर्स को, बालों को अच्छा रख सकते हैं। सर कुछ मिनट्स बचे हैं शो को ख़त्म होने में, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अभी हमारे कॉलर ने पूछा कि ठंड बढ़ रही है और हम ग्राउंड में, मतलब घासों में कैसे चले। तो मैं जब हिमालय की बात करें तो वहाँ संत महात्मा जो रहते हैं बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी वाला भी कॉन्सेप्ट याद आता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। स्वर योग आता है, शिव सर्वोदय के अंदर स्वर योग कंसेप्ट बताया गया है कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों से सांस लेने का अलग प्रभाव होता है। अगर हमारी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव हो तो हमारे अंदर गर्मी बढ़ती है। तो आप लेफ्ट करवट लेटेंगे तो राइट नॉस्ट्रिल चल पड़ेगी। जब भी कभी ठंड लग रही हो आप बाएं करवट लेट जाएं, दाहिनी श्वास चलने से, सूर्य नाड़ी चलने से आपको ठंड कम लगेगी। इसके अलावा एक होता है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में हम गहरी सांस लेते हैं और भीतर होल्ड कर लेते हैं, जितना देर आप होल्ड कर सकें। फिर आप सांसों को मुंह से छोड़ दीजिए, नाक से भी छोड़ सकते हैं। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी 2 अलग अलग हैं। मैंने अभी सूर्यभेदी प्राणायाम की बात करी। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और आधे घंटे के लिए सन मेडिटेशन, सूर्य मेडिटेशन जरूरी है। जरूर सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करें। ये 3 चीज करेंगे ना, बहुत गर्मी रहेगी, आप हमेशा बिल्कुल एकदम मस्त रहेंगे। दूसरे लोग हैरान हो गया तो तुमको गर्मी नहीं लगती,
लेकिन इस रहस्य होगा कि आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, आप सूर्य मेडिटेशन करते हैं और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना जानते हैं। जी सर, थैंक यू ये आंसर देने के लिए इस चीज़ का। सर, आज तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात करी, तो एक एडवाइस आप हमारे दर्शकों को देना चाहे, पीएमसी के परिवार को देना चाहे। देखिए, सबसे बड़ा एडवाइस तो ध्यान का है। पीएमसी जो चैनल है, पीएम पिरामिड मेडिटेशन, अपने घर में पिरामिड लगाइए और पिरामिड के नीचे बैठकर 1 घंटा ध्यान कीजिए। सब बीमारी से आप बच सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पिरामिड मेडिटेशन को अपनाइए और हेल्दी रहिए। तो थैंक यू सर, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इतनी सब तमाम बातें बताने के लिए थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आपके पसंदीदा डॉक्टर सौरभ रंजन जी। सर ने आई पिरामिड की बात करी, पिरामिड मेडिटेशन की बात करी। तो जब बात पिरामिड की आई है, तो अगर आप किसी भी पिरामिड को खरीदना चाहते हैं, आई पिरामिड को, नी पिरामिड को, जिससे आप अपनी बॉडी को हील करें, अपनी बीमारियों को हील करें, तो आप ऊर्जाफाई.com पर जाकर आप उसे खरीद सकते हैं और अपने ध्यान की जो ये प्रयास है इसे और गहरा कर सकते हैं। बाकी पीएमसी हिंदी की हमेशा से एक प्रयास रहा है कि हर घर में जितने भी लोग हैं वो ध्यानी बने, शाकाहारी बने। हम फिर मिलेंगे हर शुक्रवार शाम 5 बजे डॉक्टर रंजन सर के साथ, और कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है आप उसे लिख के रखिए, ताकि हम अगली बार आके उस पे सर अपना टेक दे, अपने कैसे निजात पा सकें वो उस बारे में बताएं। तब तक के लिए मैं अरविंद आप सभी से अलविदा। पीएमसी हिंदी बदले